गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बी बेटर एंड टू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही नाम है। और इसमें हम 10 प्रश्नों को देख चुके हैं पहले पार्ट में, और लगभग आधे घंटे में हमने 10 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बेवकूफ़ी है, आधे घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन। नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं है उनका जो फुल हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, ठीक है, वो आपका 100+ क्वेश्चन बना रहा है और सारे के सारे फैक्ट आपको याद हो रहे हैं। जितना कोरिलेशन बन पा रहा है उससे ज़्यादा आप वहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आएगा उससे आप कर लेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिक शास्त्र घटना चक्र टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की परीक्षाओं में पूछा गया है। 2021 की ये बुक है, अपडेटेड है। तो इसको शुरू से लेके अंत तक आपको पढ़ना है। आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं या किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप तीनों जगह से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखेगा। आप पूरा बुक पढ़ लेंगे, अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे कि हमने घटना चक्र पढ़ी है, और एग्ज़ाम में जाएंगे यहीं से आया हुआ प्रश्न आप गलत करके आएंगे, ये मेरा दावा है। यहीं से प्रश्न उठाएगा। 85 to 90% प्रश्न यहीं से उठाता है। 5% प्रश्न जो है नए रखता है, कठिन रखता है, ठीक है, 5 से 10% के बीच में। बाकी 90% वही रहता है जो हर साल पूछा गया है। कोई अलग से प्रश्न नहीं आता। और अगर व्याख्या आपने अच्छे से समझ ली है तो फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और सिलेबस तो आपको पढ़ाया ही जाएगा शुरू से लेके अंत तक। तो उसके लिए सबसे पहले इस बुक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। कवर करने का मतलब नहीं है कि हम पेज पलटते जाएं, इनपुट करते जाएं, आउटपुट कुछ निकल ही नहीं रहा है। अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं हमको याद कहाँ हो रहा है। हमने 16 घंटे पढ़ाई करके पूरी 1000 पेज की किताब ख़त्म कर दी, लेकिन किताब में हमको 2 पेज भी नहीं याद हुआ, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। वो सारे छोटे छोटे फैक्ट तो सबको याद होंगे, जो कॉमन होंगे। आपको वो पॉइंट पकड़ने हैं, वो क्वेश्चंस पकड़ने हैं जो सब नहीं कर सकते, और यही आपको मेरिट में स्थान दिलाएंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जो सबको नहीं आता वो चीज़ आप अगर एग्जाम में करके आएंगे तभी आप सिलेक्ट होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ आप तब कर पाएंगे जब सबसे अलग तैयारी करेंगे, सबसे हट के तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप एक ही वीडियो देखिए, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो आप जा सकते हैं, फिर आप 10 साल तैयारी करिएगा, 10 बार वैकेंसी आएगी और हर बार वही 10 नंबर का खेल होता है जिसमें सब लोग लटक जाते हैं। अगर उसको सॉल्व करना है तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा शुरू से लेके अंत तक। चलिए यहाँ पे 11 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। कहने को तो सर्वोच्च कौन है, संविधान है, लेकिन संविधान का भी रक्षक है, कौन है, उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय संविधान से बड़ा नहीं है, लेकिन संविधान की रक्षा करता है। जैसे राजा का नाम आपने सुना होगा ना, राजा के अंग रक्षक होते हैं, उसी तरीके से हमारा संविधान है और उच्च न्यायालय का संबंध है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और देख रहे हैं कि 2012 में, 9 में, 2015 में कितनी बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चलिए थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक की भूमिका निभाता है। जैसे राजा के अंग रक्षक होते हैं, वैसे हमारे संविधान का भी अंग रक्षक है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा करता है। क्या करता है यह, सबसे पहले तो संविधान की रक्षा करता है और संसद कुछ ऐसे विधियां, ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको देखता है कि क्या यह संविधान के अनुरूप है, क्या इसमें जनहित है कि नहीं है, जनहित के विरुद्ध तो नहीं है, ऐसी वह जांच करता है। और यह किस आधार पे करता है, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पे। पहले पार्ट में हम न्यायिक पुनरावलोकन अच्छे से समझा चुके हैं आपको। यह शक्ति है किसको है, संसद को है, किन किन अनुच्छेद में है, वो सब आपको जानकारी दे दी गई है। साथ ही नागरिकों द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन की दशा में रिटें जारी कर सकता है, मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अगर मूल अधिकार जो मूल हैं, ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी हालांकि केशवानंद जो बनाम पंजाब राज्य था, उसमें क्या हुआ कि अधिकार दे दिया गया कि संसद जो है मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है,
लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे जनहित जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो मूल अधिकारों में अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, उसमें कोई नियम बनाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती है और नागरिकों के मूल अधिकार की क्या करती है रक्षा करती है। सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बता दी गई हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी जुबान पर होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है कौन कौन सी रिटें जारी करता है, किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। आप शुरू से देखिए वीडियो। ठीक है, हम वहाँ पे आपका समय बचाएंगे जो आपको पढ़ा चुके हैं, और जहाँ पे रिवीजन कराने की ज़रूरत होगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उस पे हम आपको रिवीजन कराते जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न पकड़ने हैं जो सबके बस की बात नहीं होगी। अगला देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। देखिए आपके साथ शब्दों का खेल खेलता है एग्जामिनर, सिर्फ शब्दों का, और आंसर वही रहता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था न्यायपालिका। आप देखिए यहाँ पे ना उच्च न्यायालय दिया है ना सर्वोच्च न्यायालय दिया है। अगर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, न्यायपालिका होगी, इसको आप याद रखिएगा, तो दोनों हो जाता। संविधान का संरक्षक कौन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मूल अधिकारों में जो संशोधन था उस पर रोक लगाया था, तो आपको पता है यह गोलकनाथ बनाम मामला था, और इन्होंने क्या कहा था कि अब जो है मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। इसके बाद आपका आया था केशवानंद, फिर मिनर्वा मिल्स, ऐसे कई यहाँ पे वाद आए थे जिसके द्वारा नियम कानून बने, संशोधन हुआ, उसके बारे में हम आपको बताएंगे जब आपका लेक्चर लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस एक एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आप एक क्रम से सीखेंगे चीज़ों को। फिलहाल यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया था, किसने लगा दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, और ये कब आया था इसको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी सन भी पूछता है या आपसे ऐसे पूछेगा। प्रश्न कैसे पूछता है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब स्टेट पीएससी के प्रश्नों को आपके टीजीटी में आने की संभावना है, क्योंकि विश्लेषणात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा गोलकनाथ, उसके बाद पूछ लेगा मिनर्वा मिल्स, फिर केशवानंद, तो पूछ लेगा किससे संबंधित है। तो आपको पता है संशोधन का अधिकार दे दिया गया था, किस में दे दिया गया था, केशवानंद में, और संशोधन मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगी थी गोलकनाथ में। ये दो चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 73 में आया था, और इसने इस मामले को उलट दिया था, मतलब संशोधन कर सकती है संसद, ऐसा इसमें कहा गया था। अगला देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, हमने अभी शुरू में आपको बताया था ना कि संसद क्या है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। मूलभूत जो ढांचा है जिसमें कुछ भी संशोधन संभव नहीं है, तो उसमें नहीं कर सकती, इतना उसको अधिकार नहीं है। और यहाँ पे देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा था, तो हमने अभी शुरू में आपको बताया था। जो हम आपको बताते जा रहे हैं वही तो रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं कैसे व्याख्या में से ही प्रश्न उठा के रख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो 73 में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और यह प्रश्न आएगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 2021 टीजीटी या पीजीटी हो पॉलिटी का, ये प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि इनकी अभी मृत्यु हुई है हाल में। तो इनसे रिलेटेड हर एक परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे, जो भी परीक्षा है। कहीं घुमा के पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, 1973 पूछ लेगा, कहीं पूछ लेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किससे संबंधित था, और मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित था। इन्होंने कहा कि मूल अधिकारों में संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में अपना निर्णय सुनाया था, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। जो संशोधन कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है, इतना आपको याद रखना है। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से आपको कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में कि मूल अधिकारों में परिवर्तन होगा बट मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है, मूल ढांचा नहीं, मूल ढांचा नहीं, मूल अधिकार में परिवर्तन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देख रहे हैं ये मूल ढांचा सिद्धांत इसके पहले नहीं था। अब जब केशवानंद
जो वाद आया था उसमें ये सिद्धांत उभर कर सामने आया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो वही देखिए ए वाला क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। 2013 में, 2004 में या 2013 में किस तरीके से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपका जो यहाँ पे कोरिलेशन है वो सही होना चाहिए। किस प्रकार से एक जगह का फैक्ट एग्जामिनर दूसरी जगह रखता है, दूसरी जगह का फैक्ट दूसरी जगह रखता है, एक की शक्तियाँ दूसरे में ले जाके कर देता है, दूसरी की शक्तियाँ तीसरे में कर देता है। ऐसे ही उलटफेर करता है एग्जामिनर और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप उस तरीके से पढ़े ही नहीं है। एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने ये चीज़ जान लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देख रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसके बारे में हम व्याख्या कर चुके हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब तो आपकी जुबान पे होना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से लगे हुए हैं तो। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय, अगर केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय होता है, ठीक है, तो कौन निर्णय करता है। यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताने जा रही हूँ, व्याख्या भी आप देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा। राज्य और राज्य के बीच में हो, एक राज्य का दूसरे या तीन राज्यों के बीच में अनेक राज्यों से हो, केंद्र या राज्यों के बीच में हो, या केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेती है, संसद नहीं लेती, राष्ट्रपति नहीं लेता। इसको आपको याद रखना है। कभी भी संसद राष्ट्रपति नहीं लगाना है आपको क्या लगाना है, सर्वोच्च न्यायालय। चाहे केंद्र राज्य हो, केंद्र राज्यों हो, और राज्य राज्य हो या राज्य राज्यों हो, अगर इनके मध्य विवाद होता है तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम वहाँ पे आपको रुक के समझाएंगे जहाँ पे ज़रूरी है, और वहाँ पे समय देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसको लग रहा है कि हमको आ रहा है वो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा ले, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा, और जिनको नहीं आ रहा, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आ जाए, जिसको आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और प्रश्न कैसे परीक्षा में बनेंगे वो भी उसको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यही यहाँ पे दिए गए कि भारत के संविधान 131 के तहत यदि कोई विवाद, देख रहे हैं, भारत सरकार और राज्यों के बीच हो, एक राज्य और भारत सरकार या राज्यों के बीच, दूसरी तरफ राज्य या राज्यों के बीच हो, वही हमने बताया, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, तो इसका जो निर्धारण है उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, और उसकी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत करेगा। अब आपसे ऑप्शन रखेगा, क्या क्या रखेगा, राष्ट्रपति करेगा, संसद करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो किसी के बीच विवाद हो, अगर स्टेट और जो आपका केंद्र है, सेंट्रल है, या सेंट्रल और स्टेट, जो भी यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी घुमा देगा आपको, राज्य राज्यों, संघ राज्यों, केंद्र राज्यों, भारत सरकार राज्यों, तो कुछ भी दे देगा, या दे देगा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, या संघ सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में, ऐसे कुछ भी पूछेगा आपसे। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये सारे विवाद जो हैं आर्टिकल 131 के तहत किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ही इस पे निर्णय देता है, और ये आरंभिक, ठीक है, आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इस पे उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती। उच्च न्यायालय आएगा तो वो किसके पक्ष में देगा, वो राज्यों के पक्ष में देगा, इसलिए वो आएगा नहीं। राष्ट्रपति भी नहीं आएगा, वो केंद्र के पक्ष में देगा, क्योंकि वो केंद्र का प्रधान होता है। और यहाँ पे संसद भी नहीं आएगी, ठीक है, संसद का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे जो पिक्चर में होता है वो कौन होता है, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, हम चाहें तो 4 लाइन है, 4 सेकंड में पढ़ के हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का जो आपको समझ में ही ना आए। हमको जस्टिफाई नहीं करना है, बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ना आपको ना खुद को। जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है कि भविष्य में उससे दोबारा क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद ये किताब, ये वीडियो आप देख लीजिए, या स्वयं से आप किताब पढ़ लीजिएगा। मेरी एक एक बात आपके कानों में गूंजेगी, इतना याद रखिएगा। और इसको दोबारा तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले एक बार पढ़ाई शुरू करने से पहले पढ़ना है, एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद पढ़ना है। उसके बाद फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आप
सारे क्वेश्चंस आप आंख बंद करके आंसर देंगे, आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब, ऐसे नहीं है कि बेवकूफ़ों की तरह जो और सब पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता यार तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो। किताब तो हम भी पढ़ सकते हैं, इतनी हिंदी आती है तभी तो पढ़ रहे हैं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो और हम सुन रहे हैं। बेवकूफ़ हैं क्या? हम घर पे किताब लेके पढ़ें क्या? आप ऐसे पढ़ रहे हो हम सुनते जा रहे हैं, ये सुनना उनना नहीं, हमको समझना है, हमको चीज़ें याद होनी चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। एग्जामिनर कैसे प्रश्न बना सकता है उसको हम प्रश्न बना के आपको बताएंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करेगा? वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी जो सीट है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नई दिल्ली से नहीं हटाया जा सकता, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। और सीट कहाँ पर होगी यह निर्णय कौन करेगा? तो आपको पता है यह निर्णय प्रधानमंत्री नहीं करेगा, कानून मंत्री नहीं करेगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करेगा कि भैया हम जज बन गए, हम कह दें कि अब हाँ हमारा घर जो है फला राज्य में है तो हम सुप्रीम कोर्ट को फला राज्य में ले जाके वहीं रख देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। देख रहे हैं किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश दिया है, लेकिन ये गलत है और ये वाला सही है। तो राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति का अनुमोदन, ये एक ही शब्द हैं, ठीक है, घुमा फिरा के देता है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं भारत के संविधान के 5वें भाग में। आपको पता है हम संघ पढ़ रहे हैं, तो संघ किस में है? 5वें भाग में है। जब हम राज्य पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा, अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये सब उसमें आ जाएंगे, राज्य महाधिवक्ता और विधान परिषद, विधानसभा, ये सब उसी में आ जाएंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे। अभी हम संघ पढ़ रहे हैं, मतलब भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 भाग 6 काफ़ी बड़ा है। अनुच्छेद 130 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है दिल्ली अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर अवशिष्ट होगा। अब देख रहे हैं अधिविष्ट होगा। अधिविष्ट कैसे प्रश्न शब्द लिया है? अधिविष्ट होगा, जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन, देख रहे हैं हमने आपको बताया था ना, अनुमोदन रख देगा, सहमति दे देगा, स्वीकृति दे देगा, एक ही शब्द है। अब देखिए स्थापित कर सकता है, रख सकता है या अधिविष्ट कर सकता है, इस शब्द को आपको पकड़ना है। हम आपको किताब रटवा नहीं रहे हैं, ठीक है, हमको किताब नहीं पढ़ना है, हमको समझ में आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं। देखिए अधिविष्ट कर सकता है, स्थापित कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, रख सकता है, ठीक है, स्थानांतरित कर सकता है, कुछ भी दे दे तो सेम मतलब यही है, राष्ट्रपति की अनुमति से। और यहाँ 130 और 5वां भाग, ये सब तो याद रखिएगा, इसमें कुछ बहुत है नहीं। एक रिट का अर्थ क्या होता है हमने कहा था। अब आपको 226 और आर्टिकल 32 याद आ रहा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या है? हाई कोर्ट है। ये दोनों क्या करती हैं? रिट जारी करती हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं। तो एक रिट का अर्थ क्या होता है? तो एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश, जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। एक प्रभुता संपन्न, वो संप्रभु है, ऐसी सरकार के नाम न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश, क्या होता है? औपचारिक होता है, लिखित होता है, ठीक है, जो एक अधिकारी कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका यही सही होगा। अब देखिए व्यापारी के लिए जारी किया जाता है, ऐसा रिट व्यापारी के लिए नहीं होगा। राजनीतिक के द्वारा जारी, राजनीतिक थोड़ी कर सकता है, व्यापारी भी नहीं कर सकता, क्योंकि भैया ये तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संरक्षक है। किस प्रकार से रक्षा करता है? मूल अधिकारों की रिट जारी करके रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। और यहाँ पे आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति थोड़ी जारी कर सकता है। जब संरक्षक न्यायालय है तो न्यायालय ही करेगा ना। तो वैसे भी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो चौथा तो आपके पास है ही, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पीजीटी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रिट एक बार फिर से आ गया है, तो हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे कठिन पोर्शन है, सबसे कठिन यह टर्म है जो परीक्षा में घुमाता है, खूब घुमाता है, हर बार घुमाता है, और घूम के आप चले भी आते हैं।
और प्रश्न गलत भी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ये 5 प्रकार के हैं ना, इसमें यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ, कितना भी पढ़ के जाएंगे होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, रिट जो होता है न्यायालय द्वारा प्रभुता संपन्न सरकार को जारी करके ऐसे औपचारिक आदेश दिए जाते हैं जो किसी अधिकारी को कार्यवाही करने से रोक देता है, विशेष कार्य को करने से रोक देता है, अंकुश लगा देता है, निषेध कर देता है, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 हमने जो ऊपर आपको समझाया 226 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। जो हमने बताया वही अब सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब ये रिट आप थोड़ा सा देख लेते हैं जो जरूरी है। 5 प्रकार की आपसे प्रश्न पूछेगा कि कितने प्रकार की रिट जो है न्यायालय जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है, क्या कर सकता है? उत्प्रेषण। इसको आप याद रखिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक पॉइंट हम इससे बने सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे जब आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में न्याय शब्द का अर्थ क्या है? न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष ये सब नहीं दिया है, तो उसी में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, न्याय जो शब्द है ये मौलिक अधिकारों में भी मिलता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में मिलता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है। कहाँ पे? न्याय की बात आपकी प्रस्तावना में कही गई है। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, ये सब इसमें कहा गया है। आर्थिक न्याय, सिर्फ आर्थिक न्याय का उल्लेख सिर्फ कहाँ पे मिलता है? ये नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, उद्देशिका। कभी भी संविधान में प्रस्तावना शब्द उल्लेख नहीं है, उद्देशिका ही शब्द लिखा गया है। इसको आपको 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिला है। और यहाँ पे देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत अभी आर्थिक न्याय देखिए आपका उसमें भी है, प्रस्तावना में भी है और नीति निषेध तत्वों में है। आपसे प्रश्न पूछेगा आर्थिक न्याय या तो नीति निषेध तत्व देगा या प्रस्तावना और नीति निषेध तत्वों में पूछ लेगा। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में कहीं भी आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। मूल अधिकार में कहीं भी आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। प्रस्तावना या उद्देशिका में की गई है और नीति निषेध तत्वों में की गई है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ताकि अभी से अगर आप सीखे रहेंगे तो जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पढ़ने बैठेंगे 4-4 घंटे उठेंगे ही नहीं, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आपको याद होना चाहिए, आर्थिक न्याय की बात सिर्फ 2 ही जगह कही है। मूल अधिकार में कोई भी उल्लेख नहीं है आर्थिक न्याय का। यहाँ पे देखिए, अब जो प्रश्न आपका एक और प्रश्न बनता है कि आप क्रम मिलाइए, और आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि जो शब्द हैं प्रस्तावना में उनका क्रम बताइए। अब शब्द तो आपको पता है ये कौन कौन से हैं, लेकिन इनका क्रम भी बताना है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समता, समता, बंधुता, ये इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट इसी क्रम में यही शब्द होने चाहिए। कभी कभी पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष दे देता है। क्या दे देता है? पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष दे देगा। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में पंथ निरपेक्ष नहीं है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में पंथ निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष दोनों है तो आप पंथ निरपेक्ष को चुनेंगे। और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर होता है। जो लोग समझते हैं कि एक ही है, वो अंतर होता है, और ये अंतर हम रख रहे हैं अपने सिलेबस में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे भी तो सीखनी है, सारी चीज़ें यहीं पे बता देंगे। बस इतना याद रखिए कि पंथ निरपेक्ष का ही उल्लेख, अगर प्रस्तावना जो मूल प्रस्तावना है उसमें देखें कहीं भी धर्म निरपेक्ष का उल्लेख नहीं है, कहीं पे भी प्रस्तावना नहीं, उद्देशिका ही लिखा गया है और पंथ निरपेक्ष ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या करता है कि भारत के किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। तो किसी भी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। हमने आपको बताया था, राज्य में हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, यह सर्वोच्च होता है, अंतिम होता है, तो दोनों में दी जा सकती है। और आपको पता है कि ये राज्य के जो कानून हैं
उसके विरुद्ध क्या करता है, निर्णय देता है, रक्षक है, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर राज्य की बात करेगा तो एचसी और एससी दोनों हो जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। इसमें हम सब समझा ही चुके हैं, कुछ है नहीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये पुराना प्रश्न है। इसमें हमने शुरू में जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पे हमने आपको बताया था वर्तमान में कितनी हो गई है, 33 हो गई है। और किसको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर क्या हो गई है, 33 हो गई है, रहित, मुख्य न्यायाधीश रहित। और मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी हो गई है? तो मुख्य न्यायाधीश सहित लेंगे तो 34 हो जाएगी, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य। और ये संविधान संशोधन जो 2019 का हुआ है, ये लेटेस्ट है, इसको ध्यान रखना है। वर्तमान में कुल 34 हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 34, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33। ये आप याद रखेंगे। या इसके पहले वाला एक स्टेटमेंट बना के आपसे पूछेगा कि 2019 के संविधान संशोधन के पहले जो संख्या थी वो कितनी थी। वो अगर मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो 30 थी, और मुख्य न्यायाधीश को मिला दिया जाए तो कितनी थी, 31 थी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी थी? 31 थी। तो दो प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो इसको शामिल करके 3 फैक्ट दे देगा। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनने की उम्मीद है, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। सरल प्रश्न होंगे लेकिन थोड़े से कंफ्यूज करेंगे आपको, तो इनको आपको किसी भी तरह से प्रश्न बनेगा तो आपको तैयार रहना है। अब जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें दी गई हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भैया ये सभी लोग रट के आए हैं, कितनी है न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीश को मिला के, मुख्य न्यायाधीश के अलावा, सबको पता है। आप पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है। अब बोलेगा कि सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, और क्या दे देगा आपसे? मंत्रिपरिषद कर सकती है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा, संसद को अधिकार है, ठीक है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से रिट का अर्थ क्या होता है? रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। हम शुरू में आपको पढ़ा चुके हैं, जब मूल अधिकार आपको बताया था तो इसमें ये 5 प्रकार के रिटों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो परमादेश हो जाएगा। मंडमस जिसको बोलते हैं वही है, और इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखिए जो और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई पदाधिकारी अपने विधिक कार्यों का पालन नहीं करता तो न्यायालय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है, ठीक है। कोई भी अगर पदाधिकारी अपने कार्यों का पालन नहीं करता तो वो क्या करता है? रिट जारी करता है और कहता है कि आप अपने कार्यों का पालन करिए। यहाँ पे ये है, अगर कोई पदाधिकारी जो है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करता है तो अधिकार परीक्षा जारी होता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्तव्यों के पालन के लिए जारी हो रहा है, और कर्तव्यों के बाहर जाके काम किया जा रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में नहीं, फिर भी आप कार्य कर रहे हैं, तो अधिकार परीक्षा होता है। तो 2 चीज़ अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। अगला यहाँ पे देखिए, एक लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं तो वी कमांड मतलब परमादेश हो जाएगा। किसको? किसी भी अधिकारी को, पदाधिकारी को दिया जाता है उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए। अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक औपचारिक आदेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। और इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको संसद के द्वारा हटाने की प्रक्रिया है, दोनों सदन मिलकर हटाते हैं। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता इनको। अगला देखिए यहाँ पे तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि ये अपना शपथ लेते हैं। तो शपथ, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ, मतलब मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति नहीं है
तो उपराष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी भी नियुक्त, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, कोई कानून है, कोई विधि है तो राष्ट्रपति ले सकता है। ये सारी चीज़ें आपको राष्ट्रपति वाले सेक्शन में बताई गई हैं। और किसके तहत ले सकता है? 143 के तहत। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है उसको भूल जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पूछा क्या है कि 143 के तहत राष्ट्रपति क्या परामर्श मांग सकता है? किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। और जब भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, मान लीजिए आप अपने पिताजी से परामर्श मांगने जाते हैं, पिताजी परामर्श देते हैं। अब आपके पिताजी क्या है? बाध्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? बाध्य है। अगर वो राष्ट्रपति परामर्श मांग रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता कि मैं परामर्श नहीं दूंगा, उसको परामर्श देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि आपने परामर्श दिया तो मैं उसको जबरन मानूं। मेरी इच्छा है, मैं अच्छा लगा तो मानूंगा, अच्छा नहीं लगा तो नहीं मानूंगा। तो यही चीज़ है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता परामर्श को मानने के लिए, लेकिन न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बाध्य होता है परामर्श देने के लिए, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसमें जो है कुछ है नहीं, जो यहाँ पे देख रहे हैं बस छोटी छोटी चीज़ें। अब देखें आ गया ना, देखिए आ गया मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ, शमशेर, केशवानंद, इसको मिलाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखते हैं गोलकनाथ किससे संबंधित है? गोलकनाथ किससे संबंधित है? तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहाँ पे आया था? गोलकनाथ किससे संबंधित है? आधारभूत ढांचे से या मौलिक अधिकार से? तो ये किससे संबंधित है? ये इसमें आया था। आधारभूत ढांचा आया था केशवानंद के समय में। किसके? ये आधारभूत ढांचा और ये। ठीक है, मिनर्वा मिल्स क्या था? मिनर्वा मिल्स किससे संबंधित था? नीति निर्देशक तत्वों से, राष्ट्रपति के अधिकार से। तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था। ठीक है, इसको मिला लीजिए आप। और शमशेर सिंह किससे संबंधित था? ये आपका एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। तीसरा जो है तीसरे से संबंधित है, और ये पहले से, ये चौथे से। तो ये देखिए शमशेर सिंह राष्ट्रपति से। बाकी तीन आपको पता ही होंगे। ये मिनर्वा किससे है? नीति तत्व से। और मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता, संविधान परिवर्तन कर सकता है, केशवानंद में आया था। और गोलकनाथ में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है। गोलकनाथ ने क्या कहा? मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। केशवानंद में क्या कहा? कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। मिनर्वा मिल्स नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था। और ये जो शमशेर सिंह हैं राष्ट्रपति। अब शमशेर को आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोच्च होता है, शेर होता है शमशेर और राष्ट्रपति। अब इसमें कुछ भूलने लायक है नहीं। अगला देखिए, वही दिया है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। गोलकनाथ शमशेर सिंह राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित था। और मिनर्वा मिल्स क्या है? मिनर्वा मिल्स यहाँ पे राष्ट्र नीति निर्देशक तत्व और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद में। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? आपको क्या बताया गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 65 वर्ष करी गई थी? तो 124(2) के तहत 65 वर्ष कर दी गई थी। तो अब यहाँ पे देखिए, एक है एससी, एक है एचसी। एससी का मतलब हाई कोर्ट और इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होती है? 65 वर्ष होती है। और इसमें क्या होती है? 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु। इसके पहले भी इनको हटाया जा सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनको अपने पद से हटाया भी जा सकता है, त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, ये 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो इनका पद क्या होता है? समाप्त हो जाता है उसी समय इनका सेवा कार्यकाल। तो इसको 124(2) के तहत 65 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था? पहले 62 वर्ष था। कितना था? 62 वर्ष। इसको बढ़ा दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी थी? 62 वर्ष से 124 में क्या किया? संशोधन करके 65 वर्ष कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। 65 वर्ष वही आपको पढ़ना है।
62 वर्ष आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों 30 क्वेश्चन पे ख़त्म करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके और बचेंगे, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप ताकि जितना पढ़ें उतना आपको याद रहे, उतना समझ बनी रहे। फिर अगले पार्ट में 20 क्वेश्चन और लेकर आते हैं, वहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे आपके राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।